क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किसको कहते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम जो किसी दूसरे सिस्टम को उसके काम में हेल्प कर रहा हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ हम जिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। एक बार रीड कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी दैट्स complement our immune response which involves 30 plus proteins and can be activated by artificial immune system। हमारा जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो इनेट इम्यूनिटी का है, मतलब ये सिस्टम हमारे बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होगी। इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। इसका पहला कंपोनेंट्स है प्रोटीन्स, जो कि कॉम्प्लीमेंट 1 से लेके कॉम्प्लीमेंट 9 तक C1 to C9 करके होते हैं। दूसरा है एंटीबॉडीज़, जो कि हमारे क्लासिकल पाथवे में यूज़ होगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तीसरा है फैक्टर BPD या BDP, जो कि अल्टरनेट पाथवे में यूज़ होता है। फोर्थ है लैक्टीन, जो कि लैक्टीन पाथवे में यूज़ होता है। क्योंकि अभी हम सिर्फ क्लासिकल पाथवे करने वाले हैं तो फैक्टर BDP और लैक्टीन के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हमारे पहले कंपोनेंट की तरफ आते हैं, जो कि है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C1 से लेके C9। ये जो है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होता है और इनएक्टिव स्टेट में होता है। मतलब सिंपल सी बात है, हमें इसे एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस के सामने से क्लीव्ड किया जाता है। तो जैसे ही ये क्लीव्ड होता है, जैसे कि C1 अगर क्लीव होगा तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे या दो फ्रैगमेंट बनेंगे, जिसको हम कहते हैं C1A और C1B। यूजुअली क्या होता है कि जो ए कंपोनेंट होता है या जो ए फ्रैगमेंट होता है वो छोटा होता है और इनएक्टिव होता है, और जो बी फ्रैगमेंट होता है वो बड़ा होता है और एक्टिव होता है। ये C1 से लेके C9 तक के लिए सेम है। इसका एक ही एक्सेप्शन हमको दिखता है, जो कि C2 में है। C2 में बस आप समझिए कि इसका उल्टा हो जाता है। इसमें जो ए वाला फ्रैगमेंट है वो एक्टिव और बड़ा होता है या लार्ज होता है, और जो बी वाला फ्रैगमेंट है वो स्मॉल और इनएक्टिव होता है। अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता क्या है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, जो कि बाहर से आए एंटीजन को कुछ सेल मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं भी क्लासिकल पाथवे की। तीनों पाथवे यही काम करते हैं, जो कि C3 कन्वर्टर्स पे आके तीनों पाथवे मिलते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ क्लासिकल पाथवे के बारे में बात करना है। जैसे कि हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक तरीका होता है क्लासिकल पाथवे। उस क्लासिकल पाथवे को हम समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि ये जो रेड वाला है वो एंटीजन है और ये जो ब्लैक वाला है वो एंटीबॉडी है। तो जैसे ही एंटीजन किसी के बॉडी में आता है तो एंटीबॉडी उसके सरफेस पे जो रिसेप्टर होते हैं एंटीजन के, उससे बाइंड कर लेता है और ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। ये एक बात हो गई। यूजुअली जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो IgM और IgG ग्रुप के होते हैं, और ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ब्लू में बना हुआ, इसको हम C1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि C1q R2S2 से बना हुआ है। इसकी डिटेल्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये समझिए कि बस एक C1 कॉम्प्लीमेंट से बना हुआ सिस्टम है। C1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के सामने से क्या होता है कि C4 जो कॉम्प्लीमेंट है वो पास होकर दो फ्रैगमेंट में टूटता है, जिसको हम C4A कहते हैं और C4B कहते हैं। तो अभी दो कंपोनेंट हो गए C4 के, C4A और C4B। ऐसे ही C2 यहाँ से पास होता है और दो कंपोनेंट बनते हैं, जिसको हम C2A कहते हैं और C2B कहते हैं। अब आगे देखिए आप, C4B और C2A, C4B और C2A कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम C4B और 2A, C4B2A कहते हैं। इसका नाम है C3 कन्वर्टेज। ये वही C3 कन्वर्टेज है जहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो आपके तीनों पाथवे हैं, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे और लैक्टिन पाथवे, मीट होते हैं। अब इस पाथवे से क्या, इस कन्वर्टेज से क्या होगा, C3 पास होगा और दो फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, जिसको हम C3A बोलेंगे और C3B बोलेंगे। अब C3B इस C3 कन्वर्टर्स के साथ मिलके C5 कन्वर्टेज बनाएगा, जिसको हम C4B 2A 3B कहेंगे। अब ये समझिए, ये तो पहले पूरा था ना, C4B 2A पहले से था, इसके अंदर हमने 3B या कि C3B भी ऐड कर दिया, तो ये C5 कन्वर्टेज हो गया। C5 कन्वर्टेज जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो ये C5 को कन्वर्ट करेगा C5A और C5B में। C5B C7 और C6 के साथ जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम C5B, देखो पहले तो ये C5B है, C5B
C6 और C7 कहते हैं, या फिर C5b67 कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स हमारे जो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया कह लीजिए, आप पैथोजन कह लीजिए, एंटीजन, सिंपल सी बात है, एंटीजन कह लीजिए, एंटीजन का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके यहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है। फिर यहाँ पे ये C8 के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स C8 के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम कहते हैं C5b678। C5b यहाँ पे था, 67 यहाँ पे जुड़ा था, तो C5b67 ये था, और अब 8 यहाँ पे जुड़ गया है, तो C5b678 हो गया है। ये C5b678 C9 को पॉलीमराइज करता है। जो कंपोनेंट C9 हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है उसको पॉलीमराइज करता है, मतलब बहुत सारे C9 को जोड़ के यहाँ पे इसके सेल मेम्ब्रेन में बिठा देता है, किसी भी पैथोजन के या एंटीजन के सेल मेम्ब्रेन में बिठा देता है। अब ये C9 जो है क्या करता है कि अपने चैनल से बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देता है, और जैसे ही ये पोर्स क्रिएट करता है तो हमारे जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो एंटीजन के बॉडी में जाने लगता है, या कैल्शियम आयन्स हो या इलेक्ट्रोलाइट्स हो। तो जैसे ही उसके बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम आयन्स और इलेक्ट्रोलाइट जाने लगेगा तो उससे ऑस्मोलैरिटी बैलेंस जो है उसका वो डिसबैलेंस हो जाएगा। आप समझिए कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, तो जैसे ही उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारा क्लासिकल पाथवे है वो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा एक तरह से। एक बार इसको हम रीड करके देख लेते हैं या वापस देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। दिस फॉर्म्स पोर इन मेम्ब्रेन्स विच इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू पोर many calcium ions and many electrolyte enters in pathogens and due to osmolarity the pathogen cell burst। एक बार वापस से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा।